सिमेट्रिकल फोल्ड। वलन अपन जब पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपन को ध्यान देने वाली बात जो होती है वलन में, वो होती है दोनों भुजाएं। जैसे ये अगर वलन है, फोल्ड है, अपन देख रहे होंगे मानचित्र में, तो एक साइड एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ की ढलान हो गई, मतलब वो दोनों भुजाएं हो गई वलन की। ठीक है, तो उन्हीं भुजाओं के संदर्भ में अपन वलन के प्रकारों को पढ़ते हुए चले जाते हैं। अब सबसे पहला जो आता है सिमेट्रिकल वलन या सममित वलन। इसमें क्या होता है, वलन की दोनों ही भुजाएं समान होती हैं, यानी कि उनका ढाल भी बराबर होता है और उनकी लंबाई भी एक जैसी होती है दोनों ही भुजाओं की, है ना। इसलिए उसको हम सिमेट्रिकल या सममित वलन कह देते हैं। दूसरा जो वलन है वो असम्मित। मतलब क्या हुआ, शब्द से ही क्लियर है। असम्मित सम्मित मतलब दोनों भुजाएं जो है वो एक जैसी अब नहीं रही। पहले वाले वलन में सममित या सिमेट्रिकल में वलन की दोनों भुजाएं एक जैसी थीं, अब दोनों भुजाओं में अंतर आ गया है। एक अगर ऐसी है, दूसरी मालूम चला खड़ी है, या फिर थोड़ा सा ढाल लिए हुए, खड़ी का अलग हो जाता है। तो हुआ क्या, अब देखो दूसरी वलन में एक भुजा और दूसरी भुजाओं में अंतर सिर्फ क्या है, ढाल का और लंबाई का, असम्मित वलन में, है ना। तो दोनों ही भुजाएं एक दूसरे से ढाल और लंबाई में विरूपता प्रकट कर रही हैं, यानी अलग अलग है, इसलिए वो एसिमेट्रिकल या असम्मित वलन हो गया। ठीक। फिर तीसरा हुआ एक दिग्नत यानी मोनोक्लाइनल फोल्ड। मोनोक्लाइनल का मतलब क्या हुआ कि एक भुजा जो है वो थोड़ा लंबा सा ढाल लिए हुए है और दूसरी भुजा में क्या है कि तीव्र ढाल पैदा हो गया। पहले क्या था कि वो ढाल थोड़ा सा फर्स्ट वाले में दोनों बराबर था, फिर एक तरफ की भुजा में थोड़ा सा दबाव बल ने कार्य किया, वो और दब गई, यानी ढाल थोड़ा सा गहरा हो गया। मोनोक्लाइनल में लगभग लगभग जो ढाल होता है बहुत तीव्र हो जाता है, और ये कह सकते हैं कि जो दूसरी भुजा होगी वो लंबवत हो जाएगी धरातल के, मोनोक्लाइनल में, है ना। उसको हम कहते हैं एक दिग्नत, यानी एक भुजा जो है वो लंबवत हो गई धरातल के, इसलिए हम उसको एक दिग्नत कह रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो चौथा प्रकार जो है वो है अधिवलन या फिर ओवरफोल्ड। इसमें क्या हो रहा है, वलन की जो भुजा है अभी एक दिग्नत यानी लगभग लंबवत हो रही थी, वो और गहराई में मुड़ जाती है। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पहले एक जैसी दोनों भुजाएं, फिर एक भुजा और गहरी हुई दबाव बल के कारण, फिर और मुड़ गई, फिर और मुड़ गई, फिर और मुड़ गई, तो ऐसे मुड़ती जा रही है एक भुजा, और वलन के नाम बदलते चले जा रहे हैं लगातार। जब दोनों बराबर थी तब था सिमेट्रिकल या सममित, फिर एक छोटी बड़ी हुई, ढाल में बदला अंतर आया तो हुआ असममित, फिर लंबवत हुई तो बोला उसको मोनोक्लाइनल या एक दिग्नत, और फिर थोड़ा सा और ढाल तीव्र हुई, यानी ढाल जो है वो लटका जैसा प्रतीत होने लगा, तो उसको हम कह रहे हैं अधिवलन या ओवरफोल्ड। ठीक है। अब समनत वलन यानी आइसोक्लाइनल। इसमें क्या हुआ, जो ढाल लटक जैसा प्रतीत हो रहा था वो और मुड़ गई भुजा दूसरी वाली, है ना, और दोनों ही भुजाएं एक दूसरे के लगभग समानांतर हो गई, और ऐसा लग रहा है जैसे कि धरातल पर गिरने की स्थिति में हो, है ना। अब होता क्या है कि आप कहो ऐसा हो सकता है ये प्रतीत, इस तरह की चट्टानों की दिशा इस तरह की प्रतीत हो या ना हो, तो हो सकता है अवसाद की वजह से, अवसाद अपर्दन की वजह से इस तरह के शार्प एजेस या फिर बहुत शार्प तरीके से स्पष्टता वलनों में ना दिखे, लेकिन मात्र चट्टान जो होती है, पेरेंटल रॉक जो होती है, वो इसी तरह की फोल्ड के रूप में होती है ना। तो अपन उसके ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। क्या हुआ कि लगभग एक दूसरे के समानांतर हो गई और लगा जैसे धरातल पर गिरने वाली स्थिति में हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोक्लाइनल या फिर समनत वलन। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, परिवलन या फिर रिकम्बेंट। ये रिकम्बेंट या परिवलन खूब आ जाता है। इसमें क्या हुआ कि दोनों भुजाएं क्या हुआ, अभी पहले इसके पहले समानांतर हो गई थी और गिरने की स्थिति में, अब रिकम्बेंट में परिवलन में क्या हुआ, धरातल पर लेट ही गई क्षैतिज दिशा में, बिल्कुल धरातल पर लेट गई, दोनों भुजाएं मुड़ गई और मुड़ के लेट गई, ऐसे एक तरह से देखा जाए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकम्बेंट या परिवलन। फिर क्या हुआ, जब फोर्स जो है बहुत लगा बढ़ता रहा, दबाव बल कार्य करता रहा, तो ये चट्टान जो है वो बीच में से टूट गई। टूटने के बाद क्या हुआ, एक चट्टान जो है वो दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ गई, है ना। एक भुजा टूटी तो हुआ क्या,
जो एक चट्टान थी वो टूटकर दो चट्टानों में विभाजित हो गई, क्योंकि टूट गई बीच से। तो नीचे की भुजा है, एक भुजा गहराई में और दूसरी भुजा उसके ऊपर चढ़ के कुछ किलोमीटर आगे खिसक गई। इसको हम बोलते हैं नेपी या ग्रीवा खंड। ये भी आ चुका है और कभी भी आ जाता है कि ग्रीवा खंड क्या होता है। सीधी सीधी डेफिनेशन है कि जब वलन में एक भुजा टूट कर कुछ किलोमीटर आगे बढ़कर दूसरी चट्टान पर, है ना, अधिरोपित हो जाए एक तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा खंड या नेपी। और ये भी पूछा था कि कश्मीर जो है, कश्मीर घाटी एक तरह के ग्रीवा खंड में ही अवस्थित है या स्थित है। ठीक है ना। तो कश्मीर में क्या हुआ कि भाई पीर पंजाल के ऊपर की जो श्रेणियां या चट्टाने हैं वो लगातार फोल्ड के बाद टकरा, दबाव बल बढ़ते 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 टूट गई, और एक चट्टान, चट्टान का मतलब कोई छोटा सा पत्थर तो है नहीं, सीधी सी बात है, भूपर्वती का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको हम चट्टान कह रहे हैं या प्लेट है। तो वो एक दूसरी के ऊपर, दूसरी चट्टान के ऊपर अधिरोपित हो गई या चढ़ गई। तो इस तरह का जो ढांचा बना, इसमें ग्रीवा खंड में देख रहे हो, कश्मीर में हमने उसमें फोटो में दिखा रखा है ना। तो एक तरह से क्या हुआ, एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान चढ़ गई, तो जो गहराई वाला हिस्सा जो प्रतीत हुआ या दिख रहा है, उस हिस्से को, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा खंड। इस तरह की घटना या फिर इस तरह की चट्टानी आकृति ग्रीवा खंड या फिर नेपी कहलाती है। और कश्मीर वैली जो है वो ग्रीवा खंड में अवस्थित है। ठीक है। अब क्या हुआ, एक और आता है प्रतिवलन या ओवर थ्रस्ट। प्रतिवलन में क्या है कि अत्यधिक संपीड़न के कारण नीचे की भुजा ऊपर, या तो खिसक कर एक दो किलोमीटर आगे बढ़ गई चट्टान और ऊपर उसके अधिरोपित हो गई। दूसरा, टूटने के बाद नीचे वाली चट्टान ऊपर वाली चट्टान के ऊपर अधिरोपित हो जाए, चढ़ जाए। टूटने की दो कंडीशन है। तो ऐसे आप सारे वलन के प्रकार याद कर सकते हो। और सभी में एक एक एग्जाम्पल ही वलन में दिया है। सम्मित वलन, जूरा पर्वत, SWTZ का मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है। असम्मित वलन एग्जाम्पल दक्षिणी पेन्नाइन पर्वत, कहाँ है, ब्रिटेन में। ये सारे एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, क्योंकि होता क्या है, जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो एक तरफ पर्वत, दूसरी तरफ पर्वत के प्रकार, सीधा क्रॉसिंग वाले दिए जा सकते हैं, मिलान करो, ये इससे ये इससे ये इससे आ जाते हो। ये सारे के सारे पर्वत जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, तो और बहुत अच्छे उदाहरण हैं वलनों के। ठीक है, हुआ सबको क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं वलन में? नो सर। चलो ठीक है। अब करना क्या कि जैसे एक बार इसको पढ़ना अच्छे से, जैसे जैसे लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना, वैसे ही जैसे हम हाथ रख के देख रहे हैं ऐसे ध्यान रखते जाना कि हाँ ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक इमेजिनेशन बनाते चलना। फिर इसको पढ़ने के बाद लिख लेना। लिख लोगे तो याद हो जाएगा, और नहीं लिखोगे तो कुछ समय बाद निश्चित है
ये भूल जाओगे कौन सा आइसोक्लाइनन कौन सा मोनोक्लाइनन क्या होता है, रिकम्बेंट और क्या समनत, तो सब परिवलन सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, तो हमेशा याद बनाए रहेगा। एक बार डायग्राम जरूर बनाना और साथ के साथ उसके उदाहरण लिखते चलना हर डायग्राम के बगल में। डायग्राम जैसे बनाओगे, उदाहरण लिखोगे, भाषा लिखोगे, एक बार ही लिखना है, फिर याद बना रहेगा। फिर एक आध हफ्ते बाद फिर से रिवाइज कर लेना, फिर नहीं भूलोगे। ठीक है ना? जी सभी को सर। क्लियर हो गया वर्णन? चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं भूकंप पर। आज का जो अपना टॉपिक है भूकंप है। हमेशा क्वेश्चन आते हैं, खूब आ जाते हैं हमेशा ही। एपी सेंटर वगैरह तो कभी भी पूछ लेता है कि एपी सेंटर या आदि केंद्र क्या होता है, या फिर भूकंप केंद्र या फिर फोकस क्या होता है, कभी भी आता है, हमेशा प्रीलिम्स में आ जाते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे कौन बताएगा भूकंप कितने प्रकार के हो सकते हैं? मतलब एक तो नेचुरल, और दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं जिनसे भूकंप आता है? कोई बताएगा भूकंप किन किन कारणों से आ सकते हैं? प्रतीक्षा? सर ये प्राकृतिक रूप और मानवीय क्रियाओं के द्वारा हो जाएंगे, जैसे कि हम किसी पे कोई रिसर्च का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ किसी पहाड़ी के नीचे भूकंप और जो है भूकंप के सर, मैं बता सर, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। चलो चलो, कोई बात नहीं। सर एक तो प्रतीक्षा बताओगी? परमाणु सर विस्फोट से हम हो तो सकते फिर हैं। भी होगा जो, सर जो वाले जो सर हाँ मैन शिवम मेड बताओ। कॉजेज, हम्म, मैन मेड कॉजेज तो सर बताओ बताओ। डिफरेंट डिफरेंट हो हाँ सकता है। वाटर हाँ रिजर्वर इतना बड़ा बनाया गया तो उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ा स्टेनोस्फेयर पे, तो सर दूसरी तरफ एज अर्थक्वेक जो है वो भी इफेक्ट मिल जाता है सर। न्यूक्लियर हाँ रिएक्टर सर, उसके अगर कोई वो मिस फंक्शनिंग होती है तो सर तब भी अर्थक्वेक पॉसिबिलिटी है सर। इलीगल हाँ माइनिंग से भी हो जाता है। हाँ तो हाँ सर मैन मेड रीजन सेवरल हो सकते हैं। हाँ, मैनमेड तो कई तरह के हो सकते हैं। डैम का फॉर्मेशन, इतना बड़ा डैम बनाया, डैम के उदाहरण कोयना बहुत फेमस है। कोयना बांध पर जो आया था उसकी वजह से जो भूकंप आया था आसपास, है ना? और जी सर। मैनमेड काफी और भी हो सकते हैं कि हाँ, हम लोग भूकंप क्या नाम, परमाणु परीक्षण जो करते हैं तो भी हल्का फुल्का भूकंप महसूस किया जा सकता है। हम लोगों के लिए होता है कि चलो एक ब्लास्ट किया, पानी के अंदर किया होगा, लेकिन एक्चुअली जो प्लेट्स पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत लंबे समय बाद भी दिख सकता है। हो सकता है कोई बहुत हल्की दरार आए जो उस समय तक प्रभाव ना दिखा, अगले 10 सालों तक, 15 या 20 साल तक, 50 साल तक। हो सकता है 100 साल बाद वो दरार बढ़ते 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 ऐसा आए कि उसकी वजह से बहुत बड़ा भूकंप आए उस क्षेत्र में। एक्चुअली ये चीजें होती हैं, है ना? तो बड़ा ध्यान रख के इन सब चीजों को करना चाहिए। विकास का मतलब विकास ही होना चाहिए, उसके दुष्प्रभावों से बच के रहें। ठीक है, चलिए। तो भूकंप के दो प्रकार के कारण हैं भूकंप आने के धरातल पर। भूकंप क्या कह रहे हैं? प्लेट्स में किसी भी तरह का कंपन, है ना, भूपर्पटी पर किसी भी तरह का कंपन जो है वो भूकंप कहलाता है ना? तो उसके दो तरह के कारण हैं, एक प्राकृतिक, दूसरे अप्राकृतिक या फिर मानवीकृत। प्राकृतिक में क्या हो सकते हैं? प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, है ना, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। और प्राकृतिक में प्लेट्स का अपना समय स्थितिकी को पहुंचना, या आइसोस्टैटिक प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं, समय स्थितिकी समायोजन, या आइसोस्टैटिक प्रक्रिया इसको हम कहते हैं, वो हुआ। या प्रत्यास्थ पुनश्चलन, इसको इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहा जाता है, ये भी एक थ्योरी दी गई है एच एफ रीड ने। तो ये कुछ प्रमुख प्राकृतिक कारण हैं, और उसके अलावा मानवीकृत अपन ने सुने। तो एक एक करके देखते हुए चलते हैं कि भूकंप आने के प्राकृतिक कारण जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है लिखा गया है वो ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया में सीधी सी बात है, हो क्या रहा है? लावा जो है जब बाहर निकलेगा तो भूपर्पटी पर प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालेगा तो क्या होगा? उस दबाव बल को एक समय तक भूपर्पटी बर्दाश्त बर्दाश्त करती है, उसके बाद क्या होता है? दरारें पड़ती हैं। दरारें पड़ के धमाके के साथ लावा धरातल पर बाहर निकलता है, और भूपर्पटी में या उसके आसपास की धरातल की चट्टानों में कंपन पैदा करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूकंप, है ना? तो एक कारण प्राकृतिक तरीके का हुआ ज्वालामुखी प्रक्रिया। दूसरा भ्रंशन या संपीड़न।
ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। भ्रंशन संपीड़न क्या होता है? चट्टानों की गति के कारण दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक संपीड़न, दूसरा दबाव बल, जिसको संपीड़न, एक भ्रंशन बल। भ्रंशन में क्या है कि दरारें आ जाती हैं। दरारें क्या होती हैं? दरारें जब बीच में आती हैं, सीधी सी बात है, कमजोर होती जा रही हैं, दरारें पड़ती जा रही हैं, धरातल कमजोर होता जा रहा है। फिर क्या हुआ, भविष्य में उन दरारों के कमजोर होने के कारण, दुर्बल होने के कारण किसी तरह की जो ऊर्जा पृथ्वी के अंदर पैदा होगी, तो उन दरारों के माध्यम से निकलती है वो ऊर्जा, जो वहां पर भूकंप लाती है। ऐसा ही क्या होता है संपीड़न बल में? संपीड़न बल में क्या होता है, जब लगातार दबाव बल बढ़ता रहता है, तो एक समय, एक सीमा तक तो प्लेट की या फिर चट्टानों की एक सीमा तक वह बल बर्दाश्त करने की क्षमता है भाई। तो एक सीमा तक तो चट्टानें बर्दाश्त करती हैं उस तरह का दबाव बल या संपीड़न बल। उसके बाद क्या होता है, चट्टान टूट भी सकती है या फिर कंपन के साथ स्थिरता को पकड़ेगी, तो क्या होता है, भूकंप आते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है आगे, जो तीसरा प्रकार है समस्थितिकी समायोजन, इसको आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। इसमें क्या है, घूर्णन के कारण क्या होता है, देखो दो तरह के बल पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं, एक तो अंतर्जात, दूसरे बहिर्जात। अंतर्जात बलों के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग स्थल रूप बन रहे हैं, यानी अस्थिरता आती जा रही है। तो होता क्या है, धरती जब रोटेट कर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य कर रहा है, और उत्प्लावन बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आइसोस्टैटिक समायोजन से तात्पर्य ये है कि पृथ्वी जो है अपने भू परपटी या फिर अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करती है घूर्णन के दौरान, है ना? जैसे ऐसे घूर्णन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो लगातार ही चारों तरफ जो है वो बल को स्थिर करने के लिए या फिर संतुलन पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ गतिविधि धरातल पर होती रहती है, जिसको हम आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। उससे क्या होता है कि मूवमेंट हो रहा है, स्थिरता या संतुलन के कारण संतुलन करने के लिए प्लेट्स में किसी तरह के हल्के फुल्के मूवमेंट होते हैं, है ना? कहीं दबाव बल ज्यादा है तो पृथ्वी, ऐसा थोड़ी ना कहीं पे बल बढ़ गया तो पृथ्वी ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। अगर इस दिशा में बल बढ़ेगा या फिर ज्यादा बल बाहर की तरफ लगेगा, तो इस तरफ में संतुलन के लिए पृथ्वी दूसरी तरफ भी बल लगाएगी, ताकि वह संतुलन पृथ्वी का बना रहे, जिसको हम आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहते हैं, है ना? चलो, अब तीसरा एक और प्राकृतिक एक और कारण क्या हुआ, इसको हम रिबाउंड, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने दी? एच.एफ. रीड ने। ये क्या है, उनका कहना, एच.एफ. रीड का कहना ये था कि चट्टानों में कुछ इलास्टिसिटी या फिर तन्यता होती है। तो होता क्या है, जब अंदर से पृथ्वी के धरातल के अंदर या फिर जिसको कहें अंतर्जात बलों से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, घूर्णन की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न पृथ्वी के अंदर हो रही है, सारी आंतरिक ऊर्जा जो है बाहर निकलने का जब प्रयास करती है, तो इस प्रयास में वह चट्टानों पर दबाव डालती है। एक सीमा तक वह दबाव चट्टानें बर्दाश्त करती हैं। उसके बाद जब वह बर्दाश्त करने की सीमा पार होती है, उन चट्टानों में टूटन आती या फिर कंपन पैदा होता है, जिससे कि भूकंप आते हैं। ये था एच.एफ. रीड की थ्योरी, सिंपली कि हाँ, तन्यता जो समाप्त होती है, इलास्टिसिटी की सीमा तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो अपने आप को स्थिर करने के लिए ऊर्जा को रिलीज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, है ना? इस प्रक्रिया में होता क्या है, चट्टानें टूट भी सकती हैं, हो सकता ना भी टूटे, कुछ दरारें पड़ के रह जाएं। टूटने के बाद ये भी हो सकता है कि ऊर्जा रिलीज हो, टूटने गहरी गहरी खाइयां भी बन जाए, है ना? तो इस तरह की थ्योरी जो दी एच.एफ. रीड ने, ठीक है, इसमें तन्यता की थ्योरी या फिर इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, भूकंप के बारे में कुछ चीजें, आवाज आ रही है सबको? जी सर। चलो, भूकंप के बारे में कुछ चीजें, ठीक ठीक, भूकंप के बारे में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले ही पता चल जाती हैं, जैसे कि रेडॉन गैस की मात्रा जो है वो वायुमंडल में बढ़ जाती है। रेडॉन किस प्रकार की गैस है? सर नोबल। नोबल गैस है रेडॉन, है ना? तो इस गैस की मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ जाती है, तो एक अंदाजा लगा जाता है कि हो सकता है भूकंप उस क्षेत्र में आने वाला हो। ठीक है ना?
और ये आता रहता है कि हाँ वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में बढ़ोतरी से अनुमान भूकंप का लगाया जाता है। सीधा ऑप्शन आता है रेडॉन, या फिर रेडॉन पूछा जाता है किस प्रकार की, नोबल यानी अक्रिय या निष्क्रिय गैस है। ठीक है, अब देखो भूकंप जो आएगा, एक तो उसमें दो चीजें हैं भूकंप के आने में, एक भूकंप केंद्र जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, दूसरा एक जहां धरातल पर भूकंप सबसे पहले महसूस हो रहा है। ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। भूकंप की उत्पत्ति होना अलग बात है किसी बिंदु पर, और धरातल पर भूकंप का सबसे पहले महसूस होना ये दूसरी बात है। तो जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं फोकस, या फिर भूकंप केंद्र, या फिर भूकंप मूल। और धरातल पर सबसे पहले जहां भूकंप तरंगे पहुंचती हैं या महसूस होती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर। ठीक है, ये याद रख लेना, दोनों हमेशा कंफ्यूजन बने रहते हैं और हमेशा आते हैं कि एपिसेंटर यानी जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं या फिर धरातल पर महसूस होती हैं, और भूकंप केंद्र जहां से भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं, है ना। भूकंप केंद्र परपट्टी पर तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, भूपरपट्टी के कुछ गहराई में होगा, और अधिकेंद्र क्या होगा, वो धरातल पर होगा। ठीक है ना, तो ये अंतर है दोनों का, और ये आने वाला प्रश्न है हमेशा ही। अब भूकंपी तरंगे, भूकंपी तरंगे कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की मुख्य तरंगे हैं जिनको हम भूकंपी तरंगे कहते हैं। अच्छा, भूकंप को नापने या भूकंपी तरंगे जिससे यंत्र के द्वारा नापी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल या फिर सिस्मोग्राफ, है ना। जी सर। रिएक्टर स्केल एक पैमाना है, सिस्मोग्राफ बोलते हैं कि भूकंप मापी, है ना। रिएक्टर स्केल जो है वो सबसे ज्यादा मान्य, या फिर जिस पैमाने को हम आज के समय में इस्तेमाल करते हैं भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। ठीक है, रिएक्टर स्केल को, इसके कितने कहाँ तक होते हैं रिएक्टर स्केल, कितने नंबर तक? 0 से 10 तक सर। 0 से 10 तक, ठीक है ना। चलो, अब तरंगों की अपन बात करें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 तरह की तरंगे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय, तृतीयक, या फिर इनको हम बोलते हैं धरातली या फिर सरफेस वेव। ठीक है ना। अब पहली जो तरंग है उसको हम बोल रहे हैं प्राथमिक या फिर प्राइमरी। इसको डिनोट या फिर इस प्रदर्शित किस चीज से किया जाता है? पी से। प्राइमरी यानी पी तरंग है। ये क्या है? सबसे तीव्र गति से ट्रेवल करने वाली तरंगे हैं, सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हैं ये तरंगे। दूसरी, इन तरंगों की विशेषता क्या है? ये ठोस और द्रव, तरल दोनों ही माध्यमों में आगे बढ़ सकती हैं। तीसरी इनकी विशेषता क्या है? ये तरंगे जो है वो ध्वनि की तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, या फिर प्रकाश की तरह। तो ध्वनि की तरह, ध्वनि तरंगे यानी ऐसे इनका मूवमेंट आगे की तरफ होगा, है ना। तो प्राइमरी तरंगे या फिर प्राथमिक तरंगे, इनकी विशेषता, ये दोनों चीजें याद रखना। और इनका क्या है? सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं, और इनका मूवमेंट ठोस और तरल दोनों ही माध्यमों में। दूसरी तरंगे जो हैं वो कौन सी हैं? द्वितीयक या फिर ट्रांसवर्स या फिर सेकेंडरी वेव, जिनको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो तरंगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, एस मतलब सॉलिड, याद रख लेना बस। एस मतलब सॉलिड, पी मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, एस सॉलिड कर लोगे तो 2 चीजें तो वैसे ही उसमें पहुंच जाएंगी प्राइमरी में, है ना। ये जो तरंग है यानी कि दूसरी, द्वितीयक या फिर ट्रांसवर्स, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में या फिर ठोस माध्यम में ही आगे बढ़ती हैं, गति करती हैं। तरल में इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई है। ठीक है, तो धरातल पर अंदर अपन ने मैग्मा है या क्या है, इस तरह की जानकारी हमें भूकंपी तरंगों के माध्यम से भी होती है कि हाँ भूकंप का पृथ्वी का केंद्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो द्रव तरल अवस्था में है। क्यों? क्योंकि द्वितीयक तरंगें जो है वो उस क्षेत्र में कुछ आगे जाके गायब हो जाती हैं। तो महसूस ये हुआ कि हो सकता है वो तरल अवस्था में होगा, इसलिए वहां अनुपस्थिति दर्ज की गई द्वितीयक तरंगों की, क्योंकि ये तरल माध्यम में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, तो ये हुई कौन सी? द्वितीयक। अब तीसरी जो है उनको हम सरफेस वेव या फिर धरातली तरंगे कहते हैं।
सबसे खतरनाक या सबसे ज्यादा नुकसान या विनाशकारी जो तरंगे हैं वो कौन सी हैं? लॉन्जिट्यूडनल या फिर धरातलीय तरंगे। ये धरातली के नाम से ही पता चल रहा है, ये धरातल पर ही ट्रेवल करती है। सबसे ज्यादा विनाशकारी क्यों है, ये कौन बताएगा? क्योंकि सर धरातल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं तरंगों का होता है, हाँ और जो बाकी बिल्कुल तरंगे होती हैं वो धरातल के नीचे होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि धरातल पर चल रही है इसलिए ये धरातली है और इसीलिए यही नुकसान कर पाएंगी। बाकी दोनों तरंगे तो धरातल के नीचे हैं, धरातल तक तो पहुंची, फिर उनका नाम क्या हो गया? धरातली। तो धरातली तरंगे ही जो है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती है और इनकी गति जो है वो सबसे कम होती है। यानी बड़े आराम से चल रही है, बिल्कुल तोड़ते फुड़ते आगे चल रही है, बिल्कुल फुर्सत में, नुकसान करते हुए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कौन सी? तीसरी या फिर ये सरफेस क्या वेव जिनको बोलते हैं। उसकी तरह सर मान सकते हैं, जैसे कि तालाब में एक बीच में पत्थर फेंके पानी में, तो हाँ उसके बाद जो हाँ, जो जो किनारे की तरंगे तरफ। जो पैदा हुई, हाँ, जो तरंगे जिस तरह से पैदा है उसी तरह का मूवमेंट इनका होता जी सर। है ना, धरातली तरंगों का। चलो, अब भूकंप छाया क्षेत्र कौन बताएगा? यही पता चल रहा है, भूकंप छाया क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र धरातल का जहां पर भूकंप नहीं। हाँ बताओ। जहाँ पे फील ही ना हो अर्थक्वेक। हाँ, जहां पर धरातली तरंग भूकंप नहीं है या फिर भूकंपी तरंगे पहुंच नहीं पा रही है, पहुंचेंगे नहीं तो अपने आप महसूस नहीं होगा। तो पृथ्वी का ऐसा हिस्सा जहां पर भूकंपी तरंगे नहीं पहुंचती हैं वो भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है, सिंपली, है ना। जैसे आपने छाया वृष्टि क्षेत्र पढ़ा होगा, वृष्टि छाया प्रदेश, है ना। जहां पर वृष्टि नहीं है वो वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। उसी तरह का ऐसा ये है कि जहां पर भूकंप नहीं पहुंच रहा या तरंगे नहीं पहुंच रही है वो भूकंप छाया प्रदेश हो गया। ठीक है, इसका बड़ा सुंदर सा डायग्राम भी बनाया गया है। सब लोग उस डायग्राम को देखो थोड़ा सा, उसमें बताएं। देख रहे हैं सब लोग? जी जी सर। सर। जी सर। ठीक है, देखो उसमें अधिकेंद्र से पी एस दोनों ही तरंगों के मूवमेंट या फिर गति को दिखा रहे हैं अपन डायग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो पी और एस वेव का जो कोष्टक बना हुआ या फिर जिस जो शो कर रहा है जितना हिस्सा, उस हिस्से में पी और एस दोनों ही तरंगे, दोनों ही प्रकार की वेव्स या तरंगे पहुंच रही हैं धरातल पर। ठीक, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा अपन गहराई में जाते हैं, यानी बीच का जो सर्कल दिखा रहा है वो दिखा रहा है केंद्र की तरफ के हिस्से को पृथ्वी के। ठीक है, इस तरफ क्या हुआ, जब तरल माध्यम में पहुंची तो तरंग का क्या होगा, उसकी दिशा बदल जाती है। ठोस से जब तरल माध्यम में पहुंचती है तरंग ने अपनी दिशा बदली, दिशा बदलने के बाद फिर आगे बढ़ी, फिर जब तरल से ठोस माध्यम में वो तरंग पहुंची तो पुनः दिशा बदली उसने। तो बीच का जो क्षेत्र हुआ 105 से 145 डिग्री तक का, इस क्षेत्र पर ना ही पी ना ही एस दोनों ही तरंग प्रकार की तरंगें गायब हो जाएंगी। उसका कारण क्या है कि प्राइमरी तरंगें तो चूंकि पहुंच सकती थी, लेकिन हुआ क्या, उनकी दिशा में परिवर्तन हुआ माध्यम के बदलने से। इस वजह से 105 से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो पी और एस दोनों के लिए ही छाया क्षेत्र रहता है। और ये जो कोण है पी और एस कहां से लेते हैं हम? अधिकेंद्र से। ठीक है ना। तो पहला जो है पी और एस वेव दोनों ही मिल रही हैं 105 डिग्री तक, उससे के बाद 105 से 145 डिग्री दोनों इसके बीच का जो क्षेत्र है वो दोनों ही प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि देखो एस तो पहुंचेगी नहीं, सॉलिड में ही ट्रेवल कर रही है एस तरंगे। ठीक है ना, तो एस तो वैसे ही नहीं पहुंच रही थी, प्राइमरी पहुंच सकती थी लेकिन ये भी नहीं पहुंच पाई क्योंकि इनकी दिशा में परिवर्तन आ गया उस थोड़े से हिस्से में। बाकी का 145 लेफ्ट से आप 145 राइट तक देखोगे, वहां तक जो है वो क्षेत्र जो है वो शैडो जोन फॉर एस वेव, यानी द्वितीयक तरंगों के लिए या ट्रांसवर्स वेव के लिए या सेकेंडरी वेव के लिए शैडो जोन फॉर एस है। कौन सा? एस मतलब सेकेंडरी वेव के लिए 145 से दूसरा 145, ये जो पूरा क्षेत्र है
वो द्वितीयक तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम करता है। ठीक है, पहला वाला 105 से 145 तक प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम कर रहा था। फिर 145 से दूसरे 145 के बीच का केवल और केवल द्वितीयक तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है, प्राथमिक तरंगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके आगे जब अपन राइट साइड में और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो वही चीज क्या हुआ, दिशा में परिवर्तन आया प्राथमिक तरंगों के, इस वजह से वो जो क्षेत्र 105 से 145 के बीच का प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों के लिए, दोनों ही प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम करता है। इसमें धरातली तरंगें क्यों नहीं है, क्योंकि वो धरातल पर ट्रेवल कर रही है, तो उनकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ये हुआ भूकंप छाया क्षेत्र। आया सबको समझ में? जी सर। इधर आ जी गया। सर। आ गया ना? पहले ये डायग्राम समझ में आ जाता था? सर डायग्राम में जो डायरेक्शन चेंज होता है ये नहीं मालूम था। हाँ, ये एक्चुअली कारण यही है, इसी वजह से वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के लिए ही सैड रीजन है। उसका रीजन ये है कि माध्यम जब बदलते हैं तो तरंग जो है उनकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, मैंने भी सर एक डायग्राम बना रखा है पर उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं है। अच्छा, वो हो सकता है उस डायग्राम में ध्यान नहीं दिया गया होगा, लेकिन वो दिशा बदल जाती है कि वो ठोस से तरल, तरल से फिर से ठोस। प्रिज्म पढ़े होंगे जब अपन 8th 9th क्लास में हुआ करते थे, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्रिज्म दिखाया जाता था, लाइट का रिफ्लेक्शन देखे थे, मूवमेंट जैसे ही माध्यम बदला, एयर से सॉलिड हुआ, दिशा बदल जाती थी, है ना? तो वही चीज है जी इसमें भी, ये चीज है। ठीक है, अब उसके नीचे दो प्रश्न हैं। भूकंपों के भौगोलिक वितरण पर प्रकाश डालिए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कौन बताएगा? सीरीज ऑफ वॉल्केनो है जो ओवर द पैसिफिक ओशियन जो है हाँ, उसके चारों तरफ अमेरिका एशिया के कुछ पार्ट्स में दिखती है। बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। वॉल्केनोज है सर, लगता है फॉर्मेशन हो रही है। हाँ हाँ, वॉल्केनो मोस्टली इरप्टेड है सर, वहां पर ज्यादातर ज्यादातर इरप्टेड होते हैं। तो सर वो बिल्कुल। ऐसे कि फायर की रिंग जैसी बनी हुई है। हाँ हाँ, चूंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी हैं या वल्कनोज हैं वो इसी जोन में है। कौन से? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले जोन में। और इतने ज्यादा ज्वालामुखी हैं कि इसका हम प्रसिद्ध नाम क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखियों की सबसे ज्यादा उपलब्धि है, यहाँ पर उपस्थिति है, और अधिकतर एक्टिव ज्वालामुखी इसी जोन में पाए जाते हैं, जो कि पैसिफिक ओशियन के आसपास का पूरा क्षेत्र है। और हमें पता है पैसिफिक रिंग ओशियन के आसपास का क्षेत्र कौन किस टाइप का क्षेत्र है? दो तरह के थे ना? प्लेट्स के मूवमेंट में जो अपन ने पढ़े थे। सर अभिसरण। हाँ, एक तो अपसरण था, दूसरा अभिसरण। तो इसमें अभिसरणी या फिर अभि केंद्रित अभिसरण प्रकार की क्या है, किनारे हैं, जिसमें दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, है ना? तो ये जो क्षेत्र है लगभग लगभग उसी तरह का क्षेत्र है। अच्छा, ज्वालामुखी के वितरण का लिखा कि नहीं लिखा किसी ने? ज्वालामुखी का भी नहीं लिखा? अरे कुछ तो लिख लिया करो भाई। वेरी गुड। प्रतीक्षा ने तो लिखा होगा। सर मुझे थोड़ी वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है, तो मुझे क्वेश्चन समझने में थोड़ा मतलब ये ओके, उसके रीजन मतलब जोन्स बताने थे या वोल्केनो जितने थे वो बताने थे? उसमें ये बताना था कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो है उसमें वर्ल्ड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वल्कनोज रहते हैं, कौन कौन से वल्कनोज जो है वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर हैं वर्ल्ड के। ओके सर, यानी कि सर एंडीज रॉकीज पे जो आते हैं वो। हाँ हाँ, बिल्कुल। एंडीज रॉकीज और फिलीपींस और मलेशिया के आसपास के जो रीजन है जो कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है ना, वहां पर जो वल्कनोज हैं वो सारे के सारे जो भी फेमस है वो सब इसी तरह की बाउंड्रीज में है। एंडीज का सबसे ऊंचा वल्कनो कौन सा है जो एक्टिव भी है? अरे पढ़ लो भाई, ये कांकागुआ वगैरह दुनिया भर के वल्केनो सूखे जा रहे हैं, लावा खत्म हो जाएगा तुम लोग को लिखते लिखते तो वहां का। ठीक है।
तो ये सब लिख लो, ये सब काम के क्वेश्चन है, मेंस में आएंगे, ढूंढोगे क्या हो गया। देख के चलो, ठीक है, यही सब आना है, और क्या आएगा मेंस में ज्योग्राफी में। चलो तो सिर्फ अच्छा। मैप ही लोकेट कर लें, हाँ क्या? मैप पर ही लोकेट कर लें वॉल्केनोस को। बिल्कुल, मैप खोल के बैठो, उसमें लोकेट करते चलो। उसमें क्या है, देखो मैप में डाइवर्जेंट बाउंड्री का जो मैप रहता है वो अलग रहता है, वो अलग पेज पर है। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आप प्लेट से दिखाएंगे, वो अलग पेज है सिंगल, उस पर वल्केनो नहीं होंगे। जहां पर वल्केनो होंगे तो मार्क कर लो, लिखते चलो कि ये इंपॉर्टेंट वल्केनो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पर है, ठीक है। या फिर अलग से बढ़िया सा डायग्राम बनाओ, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। उससे क्या होता है, जब हम खुद से चीजें बनाते हैं डायग्राम वगैरह, तो चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बड़ा आनंद यही है कि पढ़ने बैठो तो एक प्लेन पेपर लेके बैठो, एक पेंसिल लेके बैठो, पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, याद होता जा रहा है। साथ के साथ पढ़े, एक बनाया, खत्म, आगे बढ़ गए, याद हो गया। ज्योग्राफी में अलग से याद करना होता नहीं है कुछ, थोड़ा सा समझा, बनाया। अब जैसे वलन की अपन बात करें, वलन अपन ने आज पढ़े, इमेजिन करते जाओ, बनाते चले जाओ, अच्छा ये ऐसा ऐसा है, हाँ एक भुजा जो है वो इस तरह से झुक गई तो इसको मोनोक्लाइनल कह रहे हैं, थोड़ा सा और गहरा झुक गई तो इसको डिकम्बेंट या फिर परिवलन कह रहे हैं। वो लिखते चलो, बनाते चलो, हो गया यार, है ना। तो मैप में अगर चाहो तो उसको मार्क करोगे तो उस पर याद रखने वाली चीज यही रहेगी कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कहाँ पर क्या है। बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, याद परमानेंटली चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। ओके सर। चलो, अब अपन कल जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, वल्केनो। और सबको पता है वल्केनो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सर ये 2 क्वेश्चन जो आपने फ्रेमिंग के लिए दिए हैं सर, ये लिखना है प्रॉपर या फिर इनका फ्रेमिंग ही करना है? नहीं, इनको प्रॉपर लिखना है, जैसे मेंस में आंसर लिख रहे हो 200 वर्ड्स में। जी सर। और सर ये ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे कि उसका भौगोलिक वितरण बोला है, तो सर ये पूरा वर्ल्ड वाला आएगा ना इसमें, और सेकंड हाँ वाले में इसमें इंडिया का डिवाइड होगा? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट वाला जो है उसमें लिखा है वर्ल्ड के लिए, है ना, कि जी सर। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे रीजन है जो भूकंप के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है जी ना, सर, बहुत थैंक यू ज्यादा सर। प्रोमिनेंट है, जहाँ पर भूकंप आते हैं ना, अर्थक्वेक आते हैं जी सर। वर्ल्ड में। 3-4 ओके रीजन है सर। वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। जी सर। उस उसके बाद आएगा इंडिया का। भारत को कितने भूकंप संवेदी क्षेत्रों में बांटा गया है, संवेदनशीलता की दृष्टि से हिमालय क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट करें। इसको इंग्लिश में बोल दें क्या, हाउ मानी, इंडिया को कितने हाउ मेनी अर्थ, सर ट्रांसलेट कर लेंगे खुद। कर लोगे, जी चलो सर। ठीक है ना। अर्थक्वेक के लिए जितने सेंसिटिव रीजन है उसके ऊपर, उसके हिसाब से इंडिया को कितने हिस्सों में या रीजन में बांटा गया है, ठीक है ना। उसके बाद हिमालयन रीजन को अपने को क्लियर करना है कि भारत हिमालय का जो क्षेत्र है या हिमालयन जो रीजन है वो किस तरह, कितना संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है अर्थक्वेक के लिए, और किस हद तक। हिमालयन में से कौन कौन से, है ना। हिमालयन में बताएगा वो कि हाँ भाई इस तरह का, हिमालयन में आप लिखोगे या फिर देखोगे कि कच्छ का हिस्सा है वो भी हिमालयन बेल्ट में नहीं है, लेकिन वो संवेदनशील है, ठीक है, वो भारत के हिस्से में आ जाएगा। लेकिन हिमालय वाला कौन सा आएगा, अपन ने भूकंप पढ़ा भी था, नेपाल में कुछ समय पहले भूकंप आया था, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है ना। तो कुछ इस तरह के जो हिमालय की श्रृंखला है उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र आएंगे वो आएंगे कि हाँ ये हिमालय रीजन में ये हिस्से जो है बहुत ज्यादा भूकंप के लिए संवेदनशील है या अर्थक्वेक सेंसिटिव है, किस जोन में रखे गए हैं, है ना। कई तरह के जोन में जो इंडिया को अपन बांटेंगे तो उसमें जोन बताए जाएंगे, सेकंड जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है। जब आप लिखोगे कि भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों के हिसाब से भारत को बांटोगे, तो जो जोन बताएंगे तो उसकी तीव्रता वगैरह का ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा तीव्र किस तरह के जोन को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको, इन दोनों के ही आंसर को लिखना है। और जब भी आंसर आप लिखो तो उसमें क्या करो कि सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो, जिसमें एक सेंटेंस में 2-3 बातें कहीं जा रही हो, है ना। जैसे कि अपन डेफिनेशन को ही पढ़े, प्राइमरी वेव्स यानी सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ये अनुदैर्ध्य तरंगें, है ना, सिंगल लाइन जो है, जो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। इसमें एक सेंटेंस में 3 बातें हो गई। एक तो अपन ऐसे लिखते, कैसे लिख सकते थे, सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती हैं, इनको अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, और ये ध्वनि की तरंगों की तरह चलती हैं,
और दूसरा क्या हुआ, एक सेंटेंस में अपन ने 3 बातें कह दी, तो इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। अपन को क्या हुआ कि अपन कम शब्दों में ज्यादा बात कर पा रहे हैं। तो सबसे जो इशू आता है वर्ड बाउंडिंग का, मतलब ये हो कि आप कम शब्दों में ज्यादा बात कह पाए। तो अच्छा राइटिंग स्किल का मतलब यही है कि आप कम चीजों में ज्यादा चीजें सामने वाले को समझा सकें कम शब्दों में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिखना अभी, ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस को। और पिछले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो गड़बड़ है, सीधा टेस्ट रखा जाएगा, ग्रुप में जाएंगे उसके आंसर्स, फिर चेक होंगे, रिजल्ट भी आएंगे, वो भी आएगा ग्रुप में, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको लिख लो, सीधे के सीधे उठा के क्वेश्चन भी दे देंगे, बहुत सिंपल है ना। सब लोग ध्यान रखना है इस बात का। ओके अब सर। नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी। इसके साथ ही ज्वालामुखी अपन पढ़ेंगे तो अंतर्जात बलों की समाप्ति हो जाएगी ज्वालामुखी पढ़ने के साथ ही। उसके बाद बहिर्जात बल आएंगे, उसमें हिमनद और रिवर और सब कहानियां शुरू हो जाएंगी, हवाएं हवाएं, फिर बादलों में पहुंच जाएंगे अपन, जलवायु, बेल्ट वेल्ट, ये सब कहानियां पढ़ेंगे। जब फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी फिर अपन इंडियन ज्योग्राफी उठाएंगे, उसको हम अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि ये सब पढ़ लेंगे तो बड़ी जल्दी समझ में भी आएगी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना। ये चीज है। चलो, आज का सभी को क्लियर? जी सर। सर एक जी एक सर। डाउट है। कोई डाउट? हाँ जी हाँ। सर। सर जो एस तरंगें होती हैं उनकी गति p से कम और तीव्रता p से अधिक, तो सर इसे गति और तीव्रता में क्या डिफरेंस हो गया फिर? गति मतलब चल कितना रहे हैं, स्पीड में पहले कौन पहुंच रहा है। तीव्रता मतलब जो नुकसान कितना ज्यादा, इसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है ना। एक मानो कि अपन ने एक कार थी, एक दीवार से टकराई, ठीक है, तो कार चूर चूर हो गई, बहुत स्पीड में गई थी। फिर एक ट्रक गया, वो दीवार से टकराया, उसने दीवार को फोड़ दिया, जबकि वो स्लो गया था। समझ रहे हो बात को? जी सर। पर यही अंतर इस तरह से समझो कि हुआ क्या, तीव्रता एक मतलब इंटेंसिटी, वो ताकत को दिखा रहा है, गति मतलब वो स्पीड को दिखा रही है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो ये चीज होती है, ठीक है सर। ठीक है ना। और सबको क्लियर आज के टॉपिक? जी सर। जी सर। चलो, तो अब नेक्स्ट टाइम अपन वल्कनो क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर अपन बहिर्जात बलों में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई इशू आता हो तो सबसे अच्छी बात है उठा के डिक्शनरी थोड़ा देख लिया करो, वरना गूगल पर सर्च कर लिया करो, इंग्लिश में क्लियर हो जाएंगे, या फिर हमसे पूछ लिया करो, क्लियर ही है, ठीक है। जी सर। चलो, फिर आज की क्लास क्लोज की जाती है यहीं पर, है ना। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।